वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात ये कर रहे थे कि आप पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। इसी पर बात करते हैं राय साहब से। राय साहब, क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान किया है, तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई को जो है वो मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? देखें जी, असूल और कानून तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मनोअन अमल दरामद किया जाए, लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज सामने आई है उससे बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो गई हैं। अगरचे उस प्रेस रिलीज का पहला जुमला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन उसके फौरन बाद ही जो दूसरी लाइन का आखिरी हिस्सा और तीसरी लाइन है वो इस बात को वाज़े करती है कि इस फैसले के ऊपर किसी सूरत के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी कानूनी टीम के ऊपर फैसले के अंदर जो अबहाम हैं उनको पॉइंट आउट करने का कह दिया है। एक इतला तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी रिव्यू के अंदर, जबकि दूसरी जानिब मुमकिना तौर के ऊपर अगली टर्न जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली की होगी। स्पीकर कौमी असम्बली भी इस फैसले के ऊपर अमल दरामद का कहेंगे और साथ ये कहेंगे कि हम इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना चाहते हैं, लेकिन ये फैसला कब और किन शराइत के तहत, किन दफात के तहत, किन सेक्शंस के तहत किया गया, मुझे वो बता दिए जाएं ताकि फैसले के ऊपर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद किया जाए। सो एक गोमुगू की कैफियत रहेगी, इस मामले को लिंगर ऑन किया जाएगा, लटकाया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो इस वक्त तक की सूरत हाल है, मुख्तलिफ अदारे हों या सियासी जमातें हों या फिर हुकूमत हो, वो इस बात के ऊपर कन्विंस्ड नजर आते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। दूसरी सूरत में हम यूं भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। ठीक है, अंजुम साहब आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं कि क्या पीटीआई को मखसूस नशिस्तें जो है वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगे? मेरा बड़ा अच्छा एक मुहावरा है कि जिसको किया जाएगा वही स्वागन होगी। अब इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो अपनी जगह मौजूद हैं और ये बार बार हर जगह से आवाज़ भी आती है कि हमारी चूँकि सुप्रीम अदालत है और उसके फैसले पे हम जो है वो बिल्कुल सरखम होंगे, लेकिन ऐसा मुझे लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसलिए इस पर बहुत सारे एतराज़ात जो है वो जमा होने शुरू हो जाएंगे, ख़ास तौर पर हमारा जो इलेक्शन कमीशन है और दीगर सियासी जमातें जो हैं उनकी तरफ से तो एतराज़ अपनी जगह हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के साथ भी पीटीआई का रवैया क्या रहा। बात यह है कि हमारे यहाँ जिस तरह कौम नहीं बन सकी, हम एक मजमा हैं, उसी तरह से हमारे इदारे जो हैं वो भी इन चीज़ों को नोट करते हैं और तमाम चीज़ें जो है वो अपने बॉक्स में जमा करते रहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वो बॉक्स खोला जाता है और फिर उसको आईना दिखाया जाता है कि आप ये ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे, हमारे पास बहुत सारे कानूनी पॉइंट हैं। तो मुझे कहीं नहीं ऐसा लग रहा कि ये सीटें जो हैं वो कोई इतनी आसानी से पीटीआई को मिल जाए। जी ठीक है, फारूकी साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपकी क्या राय है इस पे? अच्छा, दो चीजें हैं। एक तो मैं मुख्तसरन सिर्फ एक शेर अर्ज कर दूं, जो राय साहब वक्फे से पहले आपको बता रहे थे कि गरीब मारा गया, लूटा गया, बर्बाद हो गया और हमने मुल्क जो है वो कर्जे ले लेकर चलाया। तो मिर्जा गालिब ने कहा था कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी एक दिन फाका मस्ती एक दिन। तो ये हमारी जो फाका मस्ती है इसने हमें बर्बाद कर दिया और हमें अभी तक अपनी आदतें ठीक नहीं कर पाए। जो आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुतालिक पूछा है, तो मैं गुजारिश कर दूं कि ये फैसले पे अमल दरामद इतनी आसानी से नहीं होगा। हफीज जलंधरी ने कहा था कि अहले जुबान कब मानते थे हफीज, बड़े जोरों से मनवाया गया हूं। तो ये सुप्रीम कोर्ट को बड़े जोरों से मनवाना पड़ेगा, अदरवाइज तो मुझे लगता है अभी इसमें बड़ी मेन मेख निकालेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो एक एक पूछेगा, अच्छा जी इस सिक्का क्या मतलब था, ये आपने अभी तो तफसीली फैसला नहीं आया। तो पहला एतराज तो ये है कि जी आप तफसीली फैसला जारी करें, फिर उसके मुताबिक हम देखेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। अभी तो उन्होंने बिल्कुल ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है। उसके बाद फिर वो फैसले की एक लाइन पकड़ेंगे और फिर चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट कि सर आपने लिखा था फैसले की तफसील आपसे पूछनी है, तशरीह आपने करनी है, ये बताएं ये हम कैसे करें, ये इसका इस आर्टिकल के साथ तजाद आ रहा है और ये टकराव हो रहा है, तो इस पर क्या करें। सो इट विल टेक टाइम और ये इतनी आसानी से नहीं होने वाला। लेकिन एक बात है कि ये आप समझिए कि विन विन है कि अगर हुकूमत को 2/3 नहीं मिली तो शायद पीटीआई को भी उस तरह से कामयाबी नहीं मिली कि वो ये कह सकें कि उनको कोई लंबी चौड़ी कामयाबी मिली है। इसमें बड़ा टाइम लगेगा, कप और होंठों के दरमियान बड़ा फासला है। जी राय साहब, ये बताइएगा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नवाज शरीफ की जो नजरसानी की एक अपील की सुनवाई में तो अभी 2 माह लगेंगे, अब इनके पास क्या ऑप्शन है?
دیکھیں جی، یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے. اگر ہم جسٹس ثاقب نثار کو دیکھ لیں، ہم جسٹس بندیال کو دیکھ لیں، تو سینکڑوں کی تعداد کے اندر کیسز ایسے ہیں جو شارٹ آرڈر کے اوپر ہی ختم کر دیے گئے اور ان کے تفصیلی فیصلے نہیں آ سکے. حالانکہ تفصیلی فیصلہ جب تک نہیں آتا آپ ریویو کے اندر نہیں جا سکتے، اور وہ جو شارٹ فیصلہ ہوتا ہے اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ وجوہات جو ہے اس فیصلے کی وہ تفصیلی فیصلے کے اندر بتائی جائیں گی. سو میرا خیال ہے کہ جب آپ کوئی پولیٹیکل فیصلہ نہیں کرتے، جب فیصلہ ایسا ہوتا ہے جس کی آپ کو ٹھوس وجوہات پتہ ہوتی ہیں، جس کے اوپر آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، تو عمومی طور کے اوپر اس فیصلے کے شارٹ آرڈر کے چند دنوں کے بعد ہی ایک جامع تفصیلی فیصلہ آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم ماضی کی تاریخ کو دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو جسٹس ثاقب نثار کا بتایا، جسٹس بندیال کے 500 سے زائد کیسز ایسے ہیں جن کیسز کے اوپر کوئی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید اس فیصلے کو بھی لٹکایا جائے گا، اور جب تک اس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آتا کوئی ریویو پٹیشن ہو نہیں سکتی. آج بھی جب ریویو پٹیشن کا معاملہ آیا تھا تو 2 اور 1 کے قاضی صاحب جو ہے وہ ریویو پٹیشن کے حوالے سے حق میں تھے، جبکہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ تفصیلی فیصلے کے بعد ہی سنا جائے گا. حالانکہ یہاں پر یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ ایسا ہے جو فوری نوعیت کا ہے، ارجنسی کا معاملہ ہے. اس کے اوپر آپ جتنا ڈیلے کریں گے اتنا ہی آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد میں تاخیر ہوگی. میرا خیال تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز اپنی پہلی فرصت کے اندر تفصیلی فیصلہ لکھیں گے، تاکہ اگر کسی کو اس میں مین میخ نکالنی ہے، کسی کو اعتراض ہے، تو وہ اپنی ریویو پٹیشن فائل کرے، اور ریویو پٹیشن کے فیصلے کے بعد اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوان اس کی اصل روح کے مطابق عمل کیا جا سکے. لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں، تفصیلی فیصلہ جب تک نہیں آئے گا اور تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ہی مین میخ نکالتے رہیں گے. فاروقی صاحب، آپ کی طرف آؤں کہ آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ جی، بنیادی بات یہ ہے کہ میں تو پہلے ہی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے. سپریم کورٹ کے حوالے سے جو فیصلے ابھی انہوں نے کہا کہ ٹائم لگے گا، میرا خیال یہ ہے کہ چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اگلے 15 دن میں یہ فیصلہ آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عدالتیں اس پہ عمل درآمد کرانا چاہتی ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ جب تک وہ تفصیلی فیصلہ نہیں دیں گے، ریزننگ نہیں دیں گے. آپ نے سنا ہوگا کہ جب یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو وہ جج صاحبان پہلا فکرہ یہی بولتے ہیں کہ جناب جو وجوہات جو کہ بعد میں بیان کی جائیں گی ان کی روشنی میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور پھر آگے وہ اپنا شارٹ آرڈر پڑھتے ہیں. تو وہ کافی حد تک میرا خیال ہے کچھ لوگوں نے لکھ لیا ہے. مین فیصلہ جو ہے وہ لکھیں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، تو انہوں نے کچھ حد تک اپنا کام مکمل کر لیا ہے. جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی اضافی نوٹ بھی دیں گے اس میں، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کا آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ وہ اضافی نوٹ انہوں نے علیحدہ سے پڑھا بھی ہے، تو وہ اپنی ریزننگ بھی الگ سے دیں گے. تو یہ آپ کو باقی فیصلے، اب میرا خیال ہے اگر چیف جسٹس یہ سننے پر آمادہ تھے تو آج کے فیصلے کے بعد جو کہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے اس کے بعد ان کو بھی اپنا فیصلہ جلدی لکھنا پڑے گا. وہ 4 لوگ جو ہیں ان کو بھی اپنے فیصلے کے حوالے سے جلدی کرنی پڑے گی، چونکہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پھر ہی نظر ثانی اس پہ ریویو ہو سکے گا. ٹھیک ہے، انجم صاحب آپ کی رائے لینا چاہتی ہوں، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل جو ہے میرے دونوں بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہماری جو موجودہ ملک کی صورتحال ہے، جو سیاسی بحران اس وقت پیدا ہوا ہے، جو اداروں میں کھچاؤ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے جج صاحبان کو چاہیے، اور ہم ان سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ اس کا فوری جو ہے وہ مکمل ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے اس کو جاری کیا جائے، تاکہ کل کوئی یہ نہ اعتراض اٹھا سکے کہ اس میں تاخیر ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے. تو جس نے جو گھوڑے دوڑانے ہیں ایک دفعہ دوڑا کے دیکھ لے، تفصیلی فیصلہ آ جائے گا. اس کے بعد کس نے اس کو چیلنج کرنا ہے، کس نے اس کو ماننا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے عدالتوں کے فیصلے مانے کہاں جاتے ہیں. زبردستی جو ہے وہ سپریم کورٹ اگر ڈنڈا دے گی تو فیصلہ مانا جائے گا، ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سیاستدان ان فیصلوں کو مانے. صرف وہ مانیں گے جن کے حق میں ہوا ہے. جن کے مخالف بات کہی ہے وہ اس فیصلے کو کبھی نہیں مانیں گے. وہ یہی کہیں گے تفصیلی فیصلہ آئے گا، ہم دوبارہ عدالت جائیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کتنا وقت لگتا ہے. میں شاہد بھائی سے بھی اور فاروقی صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ فیصلے کے اندر تو یہ کہا گیا ہے کہ 15 دن کے اندر پی ٹی آئی اپنے مخصوص اراکین کی لسٹ فراہم کرے. اگر وہ لسٹ فراہم کر دیتے ہیں تو فیصلے کے اوپر تو عمل درآمد کی سپریم کورٹ مکمل طور کے اوپر کوشش کر رہا ہے، اور سپریم کورٹ کی منشا یہ ہے کہ شارٹ آرڈر کے ساتھ ہی اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے. تو کیا ایسی صورت کے اندر توہین عدالت کی کارروائی کا کوئی امکان نظر آتا ہے کہ
इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई भी करे? इससे सबसे देखिए, पहले मेरी तो नज़र में- इलेक्शन कमीशन ही खड़ा हो जाएगा कि भाई हमें उसका तफसीली फैसला तो भेजें, हम इस पर क्या कर सकते हैं। बात यह है कि आपको पॉइंट निकालने हैं ना। फिर वही बात है फारूकी साहब वाली कि भाई आपस में कहेंगे कि एक दूसरे से टकराव हो रहा है, उस टकराव को कैसे आप खत्म करेंगे। बात यह है कि ये पानी में एक मदानी डाल देनी है ना, उसमें कुछ निकलना है। बहरहाल कौम ने जो है वो रोजाना टीवी लगा के देखते रहना है कि क्या फैसला आ रहा है। कोई इस पे कोई हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। भाई एक बात आपने क्लियर कर दी है ना, शायद भाई उसको कर दें। आपने अपने मखसूस उर्दू वाले लहजे में ये जो पंजाबी की पानी वाली मदानी डाली है ना, ये इसकी खूबसूरती अपनी जगह पे अलग है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि इसमें सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रसीद कर लेगा, ये सारी लिस्टें जो भी आप देंगे हलफनामे भी जमा कर लेगा, और उसके बाद वो कहेगा जी कि देखिए पहले मुझे तफसीली फैसला दीजिए। तफसीली फैसला आ जाएगा तो फिर उसमें मेन मेख निकालने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं राय साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो आज आपकी लाहौर हाई कोर्ट की नई जो चीफ जस्टिस साहिबा हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को साफ जवाब दे दिया। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला मामला था तो उसकी कोई थोड़ी सी तफसील हमें दे दें, क्योंकि आप तो खुद हाई कोर्ट के इंसाइडर हैं। हमें थोड़ा बताइए कि ये मूड क्या है, ये पिछले जज साहब वाला ही मूड आगे कंटिन्यू कर रहा है, या जो हमने सोचा था या कुछ लोगों ने समझा था कि तीसरे नंबर से जज को लेके ऊपर आएंगे तो शायद इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी। क्या कहेंगे? फारूकी साहब, सबसे पहले तो पहली वाली बात के ऊपर को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लें कि यानी कि तमाम तर जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आती है। जब तक वो तफसीली फैसला नहीं देंगे, कंफ्यूजन जो है वो इसी तरह बरकरार रहेगी। दूसरी बात जो आपने की कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है जूं के तूं काम करते रहेंगे, आज लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने भी फैसला दे दिया है, तो मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर जहां कानून की फतह हुई है वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त भी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही ये मौक़िफ़ और मुतालबा था कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स बनने चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया था और उनका कहना यह था कि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा जजेस आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। गालिबन 2 या 3 जजेस को इस ड्यूटी के ऊपर लगाया गया था और आज उसके ऊपर मोहर सबत हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आइंदा आने वाली चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर मामला को तय करें। सो ये मामला न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के साथ डिस्कस किया गया बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ भी डिस्कस करने के बाद अनाउंस किया गया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल उसी तरह काम करते रहेंगे जैसे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने किया था। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस महाज के ऊपर किसी हद तक छुट्टी का सामना है। पहले थे 2 ट्रिब्यूनल ना, तो उसके बाद 6 नाम बाद में भेजे गए थे जिनको नोटिफाई नहीं किया गया था। जी, जो रिटायर्ड जजेस थे, जिसमें रिटायर्ड जजेस शामिल थे। नहीं, उसमें रिटायर्ड जजेस नहीं थे, उसमें लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस के नाम थे और उसमें इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि आप हमें पैनल भेजें, हम उसमें से 6 का इंतखाब करेंगे। तो उस पे ये कहा गया था कि जस्टिस जो मलिक शहजाद गेबा थे उन्होंने उस पे रजू करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद उनको इधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया गया। उसके बाद ये कहा गया कि जो नई चीफ जस्टिस साहिबा आई हैं वो इसका फैसला करेंगी। असल में फारूकी साहब यहाँ पर जो इशू था, जो बड़ा इशू था, वो सिर्फ ये नहीं था कि उस पैनल के अंदर से सिलेक्शन होनी है, बल्कि यह था कि जो अजाफी जजेस ट्रिब्यूनल्स के लिए चाहिए होंगे वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे उन पर मुश्तमिल बनाए जाएंगे। असल इशू यहाँ पर जाकर आता था इलेक्शन कमीशन की ये डिमांड कि आप हमें 6 नाम 3 नाम भेजें, उसके अंदर से हम जो है वो पैनल को मुंतखब करेंगे। ये अपनी जगह के ऊपर आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो असल रौला था, जहां पर असल फड्डा इनका डेवलप हुआ, स्टैब्लिश हुआ, वो ये था कि बाकी जो ट्रिब्यूनल हैं वो रिटायर्ड जजेस के ऊपर मुश्तमिल होंगे जिनका ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से होगा और वो रिटायर्ड होंगे। जी, मेरा नहीं ख्याल, उस हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जिसमें जो अपना सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपने मुझसे पैनल मांगा होता ना, इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर आपने मुझसे मांगा होता फिर मैं आपको बताता कि आप किस तरह जी। फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी राय जो है वो हमने जानी। राय हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने उनकी राय भी जानी और शाहिद अंजुम साहब की राय भी जानी। अब देखना ये है कि मुफाहमत के जो बादशाह हैं क्या वो हुकूमती फैसले की मुखालफत करेंगे या फिर उसकी हिमायत करेंगे, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि क्या PTI को मखसूस नशिस्तें जो है वो मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने